आज का ये वीडियो कक्षा 12 की पुस्तक भूगोल के लिए तैयार किया गया है, जो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नीमराणा द्वारा किया गया है। आज के इस वीडियो में हम मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप के लिए अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम मानव भूगोल का अर्थ और इसकी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल किसे कहते हैं और विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी है। मानव भूगोल को भूगोल की आधारभूत शाखा माना गया है। भूगोल क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समाकलनात्मक, अनुभाविक एवं व्यवहारिक है, जिसमें किसी घटना का स्थान व समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। भूगोल पृथ्वी को मानव का घर समझते हुए उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। इसमें प्रकृति व मानव के अध्ययन पर जोर दिया गया है। ये दोनों अविभाज्य तत्व हैं और इन्हें समग्रता से देखा जाना चाहिए। इन दोनों आधारभूत घटकों से संबंधित भूगोल की क्रमशः दो अलग अलग शाखाएं विकसित हुई। प्रकृति से भौतिक भूगोल और मानव से मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का अध्ययन हम कक्षा 11 में कर चुके हैं। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। आज के इस वीडियो में हम मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण एवं संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। अर्थात मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, सांस्कृतिक पर्यावरण जो मानव द्वारा निर्मित है, इनके बीच क्या संबंध है, और मानवीय जो परिघटनाएं हैं अर्थात जो क्रियाकलाप हैं, उनका स्थानिक वितरण अर्थात प्रदेशों के आधार पर अलग अलग स्थानों पर इनमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। अर्थात संसार के विभिन्न प्रदेशों में जो सामाजिक अर्थात रहन सहन के ढंग, रीति रिवाज, आर्थिक अर्थात यहाँ के व्यवसाय, मनुष्य क्या क्या कार्य करता है, इन सब का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में मानव भूगोल मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंध का प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है। अर्थात मानव भूगोल मानव वर्गों, यहाँ मानव की विभिन्न प्रजातियाँ, विभिन्न संस्कृतियाँ हैं और उनके वातावरण की शक्तियों, वे किस वातावरण में किस प्रकार से रहते हैं, प्रभावों, उनके क्या प्रभाव वहाँ की प्रकृति पे पड़ता है और प्रकृति का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिक्रियाओं, प्रकृति के जो प्रभाव पड़ रहे हैं उनकी
मानव क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है और मानव जो प्रकृति पर प्रभाव डालता है, प्रकृति उसकी क्या प्रतिक्रिया करती है, कि पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों, इनके ये कार्यात्मक एक दूसरे पर जो कार्य कर रहे हैं, इनका जो संबंध है, इनका प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है। अर्थात किसी विशेष प्रदेश के आधार पर, विशेष क्षेत्र के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वह मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से मानव भूगोल को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन आता है। यह मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को बताता है। कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय किए जो जाते हैं, परिवहन, संचार और व्यापार इसके अंदर आते हैं। अर्थात मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन आता है। जो मानवीय तथ्य अर्थात मानव जो क्रियाकलाप करता है वे सब मानवीय तथ्य हैं। यह मानव पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को बताता है। मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध है, जो आपसी एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, मनुष्य की पर्यावरण पर और पर्यावरण की मनुष्य पर, उनके संबंधों को ये दर्शाता है। इसमें कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय, परिवहन, संचार और व्यापार ये सब मानव द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं या व्यवसाय हैं। जैसे प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय, ये सब मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। इन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। मानव भूगोल का प्रादुर्भाव और विकास मुख्यतः 18वीं शताब्दी से माना जाता है। समय के साथ मानव वातावरण संबंधों में आए बदलाव को ध्यान में रखते हुए कई विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से मानव भूगोल को परिभाषा दी है। इनमें कुछ परिभाषाएं आगे बताएंगे। पहले इस में मानव भूगोल, आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल जर्मनी को माना जाता है। इन्होंने इनकी जो पुस्तक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, उसमें पार्थिव एकता पर जोर देते हुए मनुष्य के क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभाव का वर्णन किया है। इनके अनुसार मानव भूगोल की निम्न परिभाषा दी गई है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह मुख्यतः 3 शब्द हैं: मानव समाज, धरातल और संश्लेषित अध्ययन। यदि हम यहाँ पर बात करें कि मानव भूगोल मानव समाजों अर्थात मानव के जो भी जातियाँ हैं, जो भी संस्कृतियाँ हैं, उनका, और धरातल, वहाँ का जो धरातल है अर्थात पृथ्वी जहाँ पर मनुष्य निवास करता है, के बीच संबंध, उनके बीच क्या संबंध है। भाई मानव किस प्रकार के धरातल पसंद करता है, किस प्रकार के स्थानों पर मानव अधिक संख्या में निवास करता है, कौन से धरातल मनुष्य के लिए अनुकूल है और कौन से धरातल मनुष्य के लिए प्रतिकूल हैं, इन सब का अध्ययन करता है। और धरातलों का प्रभाव मानव पर पड़ता है। किस प्रकार के धरातल या किस प्रकार की प्रकृति मानव को नुकसान पहुंचाती है, वहाँ मानव के लिए प्रतिकूल स्थितियां पैदा करती है, और किस प्रकार के धरातल और प्रकृति मनुष्य के लिए अनुकूल दशाएं प्रकट करती हैं, पैदा करती हैं। इन सब का जो संबंध है उनका संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित अध्ययन का अर्थ है यहाँ पर भाई इनका अलग अलग छोटे छोटे बिंदुओं में अध्ययन करके और फिर हम उनका इकट्ठा एकीकृत अध्ययन करें, समेकित अध्ययन करें, तो ये संश्लेषित अध्ययन कहलाता है। क्या पहले अलग अलग अध्ययन करें छोटे छोटे बिंदुओं को, फिर उनको इकट्ठा करके एक
समेकित अध्ययन किया जाए तो उसको संश्लेषित अध्ययन कहते हैं। एलन सैंपल रेडजेल की शिष्या थी और ये एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हुई थी जो अमेरिकन थी। एलन सैंपल और फ्रेडरिक रेडजेल दोनों ही नियतिवादी थे, अर्थात निश्चयवादी थे। एलन सैंपल निश्चयवादिता की कट्टर समर्थक थी। इन्होंने मानव भूगोल, चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये परिभाषा दी थी। इसमें 3 बात महत्वपूर्ण है: चंचल मानव, अस्थायी पृथ्वी और परिवर्तनशील संबंध। अर्थात एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव का अर्थ है यहाँ चंचल, जो लगातार अपने मनोभाव, अपने कार्यकलाप बदलता रहता है, वो चंचल कहलाता है। अर्थात इस प्रकार या कहें परिवर्तनशील मानव। अस्थायी पृथ्वी का मतलब भी है जो स्थायी न हो, अर्थात जो परिवर्तनशील हो। के बीच पारस्परिक परिवर्तनशील, जब ये मानव भी परिवर्तनशील है, पृथ्वी भी परिवर्तनशील है, तो इनके जो संबंध हैं आपसी, वे भी परिवर्तनशील ही हैं। इन सब का जो अध्ययन करता है वह मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अर्थात मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये एलन सैंपल ने परिभाषा दी थी। विडाल डी लाप्लास जो फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे, ये संभववादी थे। इन्होंने संभववाद की नींव रखी थी। पिछले वीडियो में हम ये अध्ययन कर चुके हैं तीनों विचारधाराओं के। विडाल डी लाप्लास के अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। विडाल डी लाप्लास ये नई विचारधारा के धनी थे, अर्थात इन्होंने संभववाद की नींव डाली थी। संभववाद एक नई विचारधारा थी। इससे पहले सब निश्चयवादी थे। जो भी आदिम जातियां थी सब निश्चयवादी, नियतिवादी थे। ये सब प्रकृति को सर्वोपरि मानते थे और मनुष्य को उसका दास मानते थे। परंतु विडाल डी लाप्लास ने इसके विपरीत विचारधारा प्रस्तुत की। इन्होंने प्रकृति को सर्वोपरि न मानकर मानव को सर्वोपरि माना है, मानव को प्रकृति का दास न माना है और मानव को प्रकृति का स्वामी माना है, प्रकृति का उपभोक्ता माना है। और ये कहा गया है इसने कि भाई मनुष्य प्रकृति का स्वामी है, इसका उपभोक्ता है, जैसे चाहे वैसे प्रकृति का अपने लाभ के लिए, अपने उपयोग के लिए उपभोग कर सकता है। इन्होंने एक नई विचारधारा दी और नया विचार दिया, और उसी के अनुसार कहता है मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के बीच पारस्परिक संबंधों को नया विचार देता है कि भाई अब ये मानव भूगोल कहता है पृथ्वी और मानव के जो आपसी संबंध है उसको एक नया विचार दिया, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, पृथ्वी को जो नियंत्रित करने वाले जो प्राकृतिक नियम है वे, तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों जिसमें मनुष्य भी है और अन्य जीव जंतु पेड़ पौधे सब हैं, उनके जो आपसी संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। कि मानव भूगोल में हम
पृथ्वी को जो नियंत्रित करने वाली जो भी शक्तियां हैं, जो भी भौतिक नियम हैं, जो भी प्राकृतिक नियम हैं, वे और पृथ्वी पर निवास करने वाले जो भी जीव हैं, उनके संबंधों का अधिक संश्लेषित, जो हम पिछले परिभाषाओं में भी देख सके हैं, ये नया शब्द नहीं है, संश्लेषित से ही है। अच्छा, उनका संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। अर्थात इसमें भी यही बात कहेगी ये मुक्त है कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भी भौतिक नियम है, जो भी विभिन्न प्राकृतिक नियम हैं, और यहाँ उनका जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है और जीवों के कारण उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन नियमों में किस प्रकार जीव या मनुष्य परिवर्तन ला सकता है, ये विडाल डी लाप्लास ने परिभाषा दी थी। इसके बाद डिकेन और पिट्स ने मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया जाता है। एक साधारण सी परिभाषा दी डिकेन और पिट्स ने, मानव भूगोल में मानव और उसके कार्य को समाविष्ट किया जाता है। मनुष्य और मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले जो भी कार्य हैं, उन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। यदि हम सारांश में की बात करें तो मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूहों के प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों व प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों और स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रकृति के उद्देश्य प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। अर्थात मानव भूगोल में जो भी हम अध्ययन करते हैं, मानव समूहों का, प्रकृति का, सांस्कृतिक, मानव द्वारा जो भी रहन सहन है, उनके रीति रिवाज हैं, उनके कार्यकलाप हैं, इनकी जो भी शक्तियां हैं इनका, और इनके प्राकृतिक और सांस्कृतिक मनुष्य के एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभावों का, और इन पड़ने वाले प्रभावों के कारण जो भी मनुष्य के द्वारा प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है या प्रकृति द्वारा जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, उनका स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रगति के उद्देश्य। यहाँ महत्वपूर्ण ये शब्द आया, मानवीय प्रगति। अर्थात मानव भूगोल में हम मानव के विकास को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं। मानवीय प्रगति के उद्देश्यों से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। इन सब का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर एक संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अध्ययन किया जाता है, और ये सब अध्ययन मनुष्य के विकास के लिए, मनुष्य की प्रगति के लिए किया जाता है। धन्यवाद।